Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. जैसे हर रिलीजियन की एक होली बुक होती है, इन द सेम वे बीइंग ए कंपनी सेक्रेटरी हमारे लिए हमारी होली बुक कौन हुई? कंपनी लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कंपनी लॉ क्या होता है बिफोर गोइंग इनटू द चैप्टर। लॉ का मतलब सबसे पहले समझते हैं हम। लॉ मीन्स ऑफिशियल रूल ऑफ ए कंट्री, जो उस कंट्री को बताता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके अंडर में आता है एक्ट, rules, ordinance, regulation, bylaws and order. Law include 6 things: act, rules, ordinance, regulations, bylaws and order. ठीक है, एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले है एक्ट। एक्ट इज ए टाइप ऑफ लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एक ऐसा प्रकार का कानून जो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। एक चीज यहाँ ध्यान रखने वाली है, जो सेंट्रल एक्ट है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, और जो स्टेट एक्ट है उसको स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है। रूल्स, बहुत बार आपने देखा होगा एक्ट में लिखा होता है एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो वो प्रिस्क्राइब करने का काम कौन करता है? रूल्स। सेंट्रल एक्ट के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट एक्ट के केस में स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, एक्ट हमारा बनता है पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में, वहीं रूल्स हमारा कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। एक्ट को बनाना मुश्किल है क्योंकि उसको पास करना पड़ता है पार्लियामेंट में, वहीं रूल्स को बनाना इजी है। पहले एक्ट बनता है, उसके बाद रूल्स बनता है। ठीक है, एक्ट इंडिपेंडेंट है, वहीं जो रूल्स है वो हमारा टोटली डिपेंडेंट होता है एक्ट पे। ठीक है, एक्ट को अमेंड करना भी डिफिकल्ट होता है, वहीं रूल्स को अमेंड करना इजी है। ठीक है, ऑर्डिनेंस, जब अर्जेंट रिक्वायरमेंट है किसी लॉ की एंड द पार्लियामेंट इज नॉट फंक्शनिंग, इन दैट केस जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो ऑर्डिनेंस पास करते हैं एंड इन केस ऑफ स्टेट गवर्नर इसको पास करते हैं। ये कब तक वैलिड होता है? 6 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, ये एक टेम्पररी लॉ है, इसको ध्यान में रखिएगा। रेगुलेशन, कोई भी रेगुलेटरी बॉडी जब खुद के लिए लॉ बनाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बाय लॉज, और जब वो दूसरों के लिए लॉज बनाती है तो उसको बोलते हैं रेगुलेशन। जैसे सेबी हमारा रेगुलेटरी बॉडी है, वो जब स्टॉक मार्केट के लिए लॉ बनाती है तो उसको बोलते हैं रेगुलेशन, और जब वो खुद के लिए कुछ लॉ बनाती है तो उसको बोलते हैं बाय लॉज। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ऑर्डर। जब भी कोई एजुकेटिंग अथॉरिटी कोई लॉ पास करती है तो उसको हम बोलते हैं कि उसने क्या किया है? ऑर्डर पास करा है। अब कंपनी लॉ का मतलब हो गया लॉ रिलेटेड विद कंपनीज, ये बताता है एक कंपनी को क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, इट इंक्लूड्स एक्ट, रूल्स, सर्कुलर, नोटिफिकेशन एंड केस लॉज। एक्ट हमारा यहाँ पे हो गया एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, जो हमें बताता है क्या करना है। उसके बाद नेक्स्ट है रूल्स, कैसे करना है। जैसे हर स्टूडेंट का पढ़ने का अपना अपना एक तरीका है, अपना अपना रूटीन है, जिसको किसी को सुबह पढ़ने में सही लगता है, किसी को दोपहर में, किसी को रात में, तो सबका अपना अपना रूल्स है, अपना अपना रूटीन है। इन द सेम वे कंपनीज एक्ट में जितने सारे चैप्टर्स है उतने सारे रूल हो सकते हैं, लेकिन अगर वो सेक्शन सेल्फ सफिशिएंट है उस चैप्टर का तो रूल्स की नेसेसिटी नहीं होगी। उसके बाद आता है सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब हो गया एक्सप्लेनेशन, ठीक है, क्लैरिफिकेशन। उसके बाद आता है हमारा नोटिफिकेशन, जो लीगल अनाउंसमेंट होता है एमसीए की साइट पे। उसके बाद केस लॉ, अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो उस मैटर को कैसे रिजॉल्व करेंगे, ये सारी चीजें इसमें हमको देखनी है। एग्जीक्यूटिव का जो हमारा सिलेबस है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 जो है आपका वो 50 मार्क्स का है, चैप्टर 1 से लेके 14, मतलब 14 चैप्टर्स है आपके पार्ट 1 में। पार्ट 2 जो है आपका वो 40 मार्क्स का है, चैप्टर नंबर 15 टू 20, मतलब 6 चैप्टर हमको पार्ट 2 में पढ़ने हैं 40 मार्क्स के। और जो पार्ट 3 है आपका वो 10 मार्क्स का है, चैप्टर नंबर 21 टू 23, मतलब 3 चैप्टर्स। पार्ट 1 में 14 चैप्टर्स, पार्ट 2 में 6 चैप्टर्स और पार्ट 3 में
3 चैप्टर्स है, सब करेंगे हम लोग आराम से और बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है और बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। आप अगर चाहो तो एमसीए की साइट पे भी जाके जो हम लोगों को पढ़ना है सारे सेक्शंस वो वहां से भी जाके पढ़ सकते हो। ये देखो आप एक्ट में एज पर कंपनीज एक्ट 2013 ये करंट वर्जन है। चैप्टर 1 चैप्टर 2 पूरा देख रहे हो आप। 29 चैप्टर्स हम लोग को पढ़ना है, 7 शेड्यूल। ये देखो आप सेक्शन 470 इज द लास्ट सेक्शन, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। ठीक है, ये आप एमसीए की साइट से भी पढ़ सकते हो, ये पूरा अमेंडेड होता है लेटेस्ट। दिस इज द लास्ट सेक्शन। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में आपको देखो क्या पढ़ना है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, डेफिनेशन, इस तरह से करके आप पूरा पढ़ सकते हो यहाँ से भी। ठीक है, एमसीए की साइट पे जाके आप पूरा पढ़ सकते हो। अगर आपके पास बुक नहीं है या लेटेस्ट अमेंडेड सारी चीजें नहीं है तो यहाँ से भी आप जाके पढ़ सकते हो एमसीए की साइट पे। बिफोर एंटरिंग इनटू द चैप्टर कुछ बेसिक पॉइंट्स है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है बर्थ ऑफ ए कंपनी, और किसी भी कंपनी को बर्थ देने का अधिकार किसको दिया गया है? आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे रिलायंस कंपनी को किसने बनाया? धीरू भाई अंबानी ने। ठीक है, तो धीरू भाई अंबानी जब नहीं रहे उसके बाद भी हमारी रिलायंस कंपनी आज भी है और हमेशा रहेगी। क्यों? क्योंकि वो एक परपीचुअल सक्सेशन है। जिसने बनाया है उसकी अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटी है और जिसको बनाया है उसकी अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। धीरू भाई अंबानी जब नहीं रहे तो उसका इम्पैक्ट जरूर रिलायंस पे आया, लेकिन रिलायंस भी उनके साथ साथ मर नहीं गई। ठीक है, क्योंकि उसकी अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। अब इनकॉर्पोरेशन के बाद उससे रिलेटेड एक पॉइंट आता है डिसोल्यूशन, मतलब डेथ ऑफ ए कंपनी। और किसी भी कंपनी को डेथ मतलब मारने का अधिकार किसको दिया गया है? एनसीएलटी को, ट्रिब्यूनल को। ठीक है, डिसोल्यूशन के पहले एक पॉइंट आता है वाइंडिंग अप। किसी को मारना बहुत डिफिकल्ट है, उसके पहले क्या करना पड़ेगा? किसी कंपनी को मारने के पहले उसके जितने भी क्रेडिटर्स है, लेंडर्स है, जितने भी एम्प्लॉयज है, सबको पैसा देना होगा। जो भी उसकी एसेट्स है उसको बेचना होगा, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना होगा। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप एक प्रोसेस है, उसको करने में बहुत समय लगता है। वही डिसोल्यूशन क्या है? वो एक दिन का काम है। आप जाओगे एनसीएलटी को बोलोगे कि हमारा जो कंपनी है उसको आप डिसॉल्व कर दो, तो एनसीएलटी एक ऑर्डर पास करके उसको डिसॉल्व कर लेगी। लेकिन उसके पहले आपको क्या करवाना होता है? वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का मतलब होता है असेट्स को सेल करना और जो भी आपकी लाइबिलिटीज है उसको पे ऑफ करना। जिससे भी पैसे आपने लिए हैं, जो भी कुछ है, वो सब आपको चुकाना पड़ता है कंपनी को मारने से पहले। ठीक है, खत्म करने से पहले, बंद करने से पहले। इसका मतलब ये है कि किसी को जन्म देना तो इजी है लेकिन किसी को मारना बहुत डिफिकल्ट। इन द सेम वे कंपनी का बर्थ करना इजी है, कम पेपर्स भी रखते हैं, कम पेपर वर्क में आपका कंपनी बन भी जाती है। वही जब डिसोल्यूशन की बात आती है तो इट टेक्स लॉन्ग टाइम। ठीक है, उसके पहले आपको सारा कुछ पे ऑफ करना होगा, एसेट्स को सेल करना होगा, बहुत लंबा प्रोसेस है। वाइंडिंग अप करना होगा, उसके बाद आप उसको डिसॉल्व कर सकते हो। ठीक है, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को समझने से पहले हम समझते हैं शेयर का मतलब क्या होता है। शेयर मीन्स हिस्सा। ठीक है, अ पर्सन हु होल्ड शेयर इन अ कंपनी इज नोन एज शेयर होल्डर। जिस भी बंदे के पास शेयर होगा किसी कंपनी का, उसको उस कंपनी का शेयर होल्डर बोलेंगे। शेयर होल्डर नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। नेचुरल का मतलब हुआ जैसे आप मान लो रिलायंस कंपनी का शेयर आपके पास है, ठीक है, तो आप नेचुरल पर्सन हो गए। और किसी कंपनी का, जैसे रिलायंस का ही शेयर किसी दूसरी कंपनी ने भी खरीद के रखा है, तो वो आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। शेयर होल्डर नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन दोनों हो सकते हैं। ठीक है, एक बात और यहाँ समझने वाली है, यू कैन बी अ शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी, बट यू कैन नेवर बिकम ऑनर ऑफ ए कंपनी। कुछ जो बंदे होते हैं ना, जो शेयर होल्डर हो जाते हैं किसी कंपनी के, वो ये समझते हैं कि उस कंपनी के वो ऑनर हो गए, बट ये गलत है। आप उस कंपनी के जस्ट शेयर होल्डर हो, यू आर नॉट द ऑनर ऑफ ए कंपनी। जैसे मान लो किसी के पापा की ग्रोसरी की शॉप है, ठीक है, तो उनको अगर घर से कॉल आया कि कुछ लेकर आइए, तो वो ग्रोसरी शॉप से कुछ लेकर अगर जाते हैं तो
वो ऐसा नहीं कि अपनी शॉप में कुछ पैसे रखते हैं उसके बाद सामान लेते हैं। क्यों? क्योंकि ही इज द ऑनर ऑफ हिज शॉप। लेकिन ऐसा काम आप कंपनी के केस में नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो रतन टाटा किसी शोरूम में, अपने टाटा मोटर्स के किसी शोरूम में घुस गया और वहां से कोई बोले कि आई एम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, तो मुझे ये गाड़ी दे दो, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन ये बात यहाँ समझने वाली है, ही इज नॉट जस्ट ओनली द शेयर होल्डर, ही इज सब्सटेंशियल शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। सब्सटेंशियल शेयर होल्डर का मतलब होता है जिसके पास बहुत ज्यादा परसेंटेज में शेयर होल्डर है कंपनी का। वो हम आगे देखेंगे कितना परसेंटेज क्या है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। शेयर होल्डर कभी भी कंपनी का ऑनर नहीं होता है, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। डायरेक्टर्स, इस पे आपका एक चैप्टर भी है हमारे कंपनी लॉ में। पहले देखते हैं डायरेक्टर्स कौन होगा। अ पर्सन हु मैनेजेस द कंपनी एज पर द डायरेक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स। और ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि डायरेक्टर कभी भी आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होगा। वो कौन होगा? हमेशा एक नेचुरल पर्सन कंपनी का डायरेक्टर्स होता है, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट लाने की जरूरत क्या थी? मान लो जैसे रिलायंस है, उसके पास मान लो 10 लाख शेयर होल्डर्स है आज के डेट में, और उसको कोई डिसीजन मेकिंग करना है। तो सारे शेयर होल्डर्स को एक बार हम लोगों ने बुलाया कोई डिसीजन लेने के लिए, 2 दिन के बाद फिर हमको कुछ डिसीजन लेना है, तो हम लोगों ने फिर शेयर होल्डर्स को बुलाया। उसके आफ्टर 2 डेज फिर कोई डिसीजन लेना है, तो फिर एक मीटिंग कंडक्ट करवानी होगी, फिर सबको बुलाना होगा। तो ये पॉसिबल नहीं था कि बार बार सारे 10 लाख शेयर होल्डर्स को बुलाना एक जगह पे, एक डिसीजन पे लेकर आना, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाने में बहुत एक्सपेंसिव भी जा रहा था, और ये सारे शेयर होल्डर्स के लिए पॉसिबल नहीं था। तो उन लोगों ने सोचा कि किसी को अपॉइंट करते हैं जो कंपनी का डे टू डे अफेयर्स को अच्छे से मैनेज करे, और उसकी राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, ये सारा कुछ उसको बता दिया जाएगा, उसको पेमेंट दिया जाएगा, शेयर होल्डर्स उसको पेमेंट देंगे और वो सारा कुछ कंपनी का मैनेज करेगा। तो यहाँ पे से कॉन्सेप्ट आया डायरेक्टर का, ठीक है, क्योंकि शेयर होल्डर्स डे टू डे बिजनेस को मैनेज नहीं कर सकते थे, वो बस इंपॉर्टेंट डिसीजन जो कंपनी का होता है वो देखते हैं। और डायरेक्टर्स क्या करते हैं? हमारा डे टू डे जो भी कंपनी का बिजनेस होता है, क्या कहाँ पे क्या डिसीजन मेकिंग करनी है, ये डायरेक्टर करते हैं, ठीक है। क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंडक्ट अ जनरल मीटिंग, उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लगता है सारे शेयर होल्डर्स को एक साथ एक जगह पे बुलाना, कोई डिसीजन लेना, इसलिए डायरेक्टर्स को हम लोगों ने अपॉइंट करा। शेयर होल्डर्स डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं कि वो कंपनी का डे टू डे अफेयर्स को अच्छे से मैनेज करे, ठीक है, और वो खुद भी डायरेक्टर बन सकते हैं। जैसे कि रिलायंस में मुकेश अंबानी साहब, वो कंपनी के शेयर होल्डर भी है और डायरेक्टर भी है, ठीक है। मीटिंग्स, 2 टाइप्स की मीटिंग होती है, एक बोर्ड मीटिंग, एक जनरल मीटिंग। बोर्ड मीटिंग मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर को बोलते हैं, और जनरल मीटिंग मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स को बोलते हैं। शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया डायरेक्टर्स को ताकि वो डे टू डे अफेयर्स कंपनी का मैनेज कर सके, तो उन लोगों को भी साथ में मिलके कुछ डिसीजन लेना होगा, तो उस चीज को क्या बोलते हैं कि वो डायरेक्टर्स की मीटिंग है, मतलब बोर्ड मीटिंग। अब जनरल मीटिंग किसकी होती है? शेयर होल्डर्स की, मतलब लाइक दे आर लाइक द ऑनर्स ऑफ द कंपनी, उनकी जब मीटिंग होगी तो उसको बोलेंगे जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग 3 टाइप्स की होती है। एक एजीएम, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, ये पूरे साल में एक ही बार होगी कंपनी की, ठीक है। एनुअल से समझ में ही आ रहा है, पूरे साल में एक बार, जिसमें एनुअल अकाउंट्स या डिविडेंड के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद होता है ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक बार जब शेयर होल्डर्स मिल गए, उन्होंने डिसीजन ले लिया, उसके बाद फिर जब उनको मिलने के लिए नेसेसरी लगा कि हमको एक बार और मिलना चाहिए किसी दूसरे डिसीजन पे, किसी दूसरे टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए, तो एजीएम के अलावा जो मीटिंग होगी उसको बोलेंगे ईजीएम, ठीक है। किसको अपॉइंट करना है, किसको नहीं अपॉइंट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है एजीएम के अलावा, ठीक है, तो वो कब होगा? ईजीएम में। अब दूसरा तीसरा होता है क्लास मीटिंग, जो एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के लिए होता है। जैसे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले हैं उनके लिए जो मीटिंग हुई वो क्लास मीटिंग हो गई, या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों के लिए जो मीटिंग हुई वो हो गई क्लास मीटिंग, ठीक है। इसमें कोई और इन्वॉल्व नहीं होगा। इक्विटी का है तो सिर्फ इक्विटी वाले लोग, प्रेफरेंस का है तो सिर्फ प्रेफरेंस वाले लोग, कोई और इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। ये जो हम लोगों ने देखा शेयर होल्डर्स की मीटिंग के बारे में कि वो कितने बार हो सकती है, लेकिन जो बोर्ड मीटिंग है हमारे डायरेक्टर की, वो पूरे साल में एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ ईयर होगी।
ईयर यहाँ पे दिया हुआ है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर का मतलब हुआ जनवरी टू दिसंबर। जब तक फिनेंशियल ईयर नहीं लिखा रहे तब तक उसको कैलेंडर ईयर ही मानेंगे। जहां पे भी ईयर लिखा है इट मीन्स वो कैलेंडर ईयर बताया गया है। मतलब जनवरी टू दिसंबर, तो जनवरी टू दिसंबर के बीच में हम लोगों को 4 बोर्ड मीटिंग्स कर लेनी होती है। ठीक है, अब देखते हैं हम रिजोल्यूशन क्या होता है। मीटिंग हुई है तो कोई ना कोई डिसीजन होगा। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो डिसीजन होता है उसको बोलते हैं कि रिजोल्यूशन पास हुआ है। दो टाइप्स के रिजोल्यूशन होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और एक होता है स्पेशल रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के केस में वोट कास्ट इन फेवर इज मोर देन वोट कास्ट अगेंस्ट। ठीक है, जितना वोट कास्ट हुआ है फेवर में वो ज्यादा हो अगर वोट कास्ट जितना हुआ है अगेंस्ट में, तो मान लेते हैं कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हो गया है। मान लो किसी भी मैटर पे जो वोट कास्ट हुआ है अगेंस्ट में वो 4 है और जो फेवर में जो वोट्स आया है वो 5 है, तो मान लेंगे कि हमारा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हो गया है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, मैम अगर दोनों तरफ 4-4 हो तो वोट कास्ट इन अगेंस्ट एंड वोट कास्ट इन फेवर दोनों अगर 4-4 हो, इन दैट केस चेयरमैन जो होता है वो अपना कास्टिंग वोट देता है और उसके बाद डिसाइड होता है कि वो फेवर में है कि वो अगेंस्ट में। अगर उन्होंने फेवर में वोट दे दिया तो वो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हो जाता है और अगर उन्होंने अगेंस्ट में वोट डाला तो हमारा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन। वोट कास्ट इन फेवर इज एटलीस्ट 3 टाइम्स ऑफ वोट कास्ट अगेंस्ट, मतलब 3/4 या 75% होना चाहिए हमारा टोटल वोट का। इसका मतलब हो रहा है जो वोट कास्ट इन फेवर है वो एटलीस्ट 3 टाइम्स होने चाहिए। ठीक है, ये बोला गया है। यहाँ पे देखो जो वोट कास्ट अगेंस्ट में है वो है 5, तो 5 का 3 टाइम्स, तो 5 3 जा 15, तो जो वोट कास्ट होंगे फेवर में वो 15 या 15 से ज्यादा होने चाहिए। उस सिचुएशन में हम क्या समझेंगे कि स्पेशल रिजोल्यूशन हमारा पास हो गया है। ठीक है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के केस में जो वोट कास्ट इन फेवर है वो ज्यादा होना चाहिए वोट कास्ट अगेंस्ट से, तो हम समझेंगे कि ओआर पास हो गया है। और एसआर के केस में जो वोट कास्ट अगेंस्ट है उसके 3 टाइम्स होना चाहिए वोट कास्ट इन फेवर, तो हम समझेंगे कि एसआर पास हो गया है। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि किस मैटर में ओआर पास करेंगे, किस मैटर में एसआर पास करेंगे। ये सब कुछ ऑलरेडी लॉ मेकर्स ने डिसाइड करके रखा है। जैसे जैसे हम चैप्टर्स पढ़ेंगे ये चीजें क्लियर होते जाएगी। ठीक है, जब हमारी मीटिंग होती है तो उसमें हम कुछ डिस्कस करते हैं। जो डिस्कस करते हैं उसको बोलते हैं बिजनेस। ठीक है, अब 2 टाइप्स के बिजनेस होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस और एक होता है स्पेशल बिजनेस। ठीक है, ऑर्डिनरी बिजनेस में 4 आइटम्स आते हैं और उन 4 आइटम्स को छोड़कर बाकी जितना भी सारा आइटम्स है वो हमारे स्पेशल बिजनेस में आते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारा ऑर्डिनरी बिजनेस में कौन कौन सी 4 चीजें आती हैं। एक है कंसिडरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स, ऑडिटर रिपोर्ट एंड डायरेक्टर रिपोर्ट। ठीक है, एनुअल अकाउंट्स के बारे में जब बातचीत करनी होती है, ऑडिटर रिपोर्ट और डायरेक्टर रिपोर्ट के बारे में जब बातचीत करनी होती है, ये सारा हमारा कहाँ पे आता है, ऑर्डिनरी बिजनेस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के मैटर पे जब भी डिस्कस करना होगा तो वो हमारा ऑर्डिनरी बिजनेस के अंडर में आएगा। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। अगर किसी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं किसी रिटायरिंग डायरेक्टर के प्लेस में तो वो हमारा ऑर्डिनरी बिजनेस में आएगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं हम रिटायरिंग डायरेक्टर के प्लेस पे कर रहे हैं। ठीक है, फ्रेश अपॉइंटमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सेशन ऑफ ऑडिटर रेम्यूनरेशन। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, उसका जो रिम्यूनरेशन है उसका जो फिक्सेशन होगा ये सब हमारा कहाँ पे आएगा, ऑर्डिनरी बिजनेस में। इसको हम शॉर्ट फॉर्म से अड्डा भी बोलते हैं। ठीक है, एनुअल अकाउंट्स का ए, ठीक है, डिविडेंड का डी, डायरेक्टर का डी और ऑडिटर का ए। ठीक है, अड्डा बोलते हैं। इसके अलावा जितने भी आइटम्स होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे हमारे स्पेशल बिजनेस में जाएंगे। ठीक है, आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।